Hello students, in today's lecture on gravitation, we shall discuss the numerical problems. Already in previous lecture we discussed two examples 8.1 and 8.2 of NCERT textbook. Now we discussed the remaining 6 examples. So we start with example 8.3. What is there in this example you see? Find the potential energy of a system of four particles placed at the vertices of a square of side small l. एक साइड स्मॉल l का एक स्क्वायर है, उसके वर्टिसेज पर चार पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और इस स्क्वायर के सेंटर पर भी पोटेंशियल हमें चाहिए. तो कंसीडर करते हैं कि ये एक स्क्वायर है. वी कंसीडर दैट दिस वन इज स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल एल. स्मॉल एल साइड है इसकी, सभी साइड सेम लेंथ की होंगी, ये आप जानते हैं क्योंकि स्क्वायर है. और सभी चार की चार वर्टिसेज पर चार मास रखे हुए हैं, और सभी मासेज जो चार पार्टिकल्स हैं वो चार पार्टिकल्स जो है सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स प्लेस्ड एट वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल एल, ये चार पार्टिकल्स रखे हुए हैं. दीज आर द फोर पार्टिकल्स placed at vertices of this square, and this is the center. This is the center. Okay, तो सबसे पहले तो हमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है. तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी की जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है, माइनस जी एम एम अपॉन आर. माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का. माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. यानी पोटेंशियल एनर्जी का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस होता है जी m1 लिख सकते हो, m2 लिख सकते हो अपॉन आर. ये बेसिक रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है, अब देखिए चार कॉम्बिनेशन तो इन मासेज के बनेंगे. भाई ये मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल जो है, और यहाँ पर जो पार्टिकल है, यहाँ जो पार्टिकल है, यहाँ जो पार्टिकल है, उनके नाम दे देते हैं. ये P पार्टिकल है, ये Q पार्टिकल है, ये R पार्टिकल है, ये S पार्टिकल है, और सभी पार्टिकल्स के मास सेम है. ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ये चार मासेज जो है इनका कॉम्बिनेशन बनेगा. पहले तो इनका पेयर बनाना पड़ेगा हमें. यानी जो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की, वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल S विद रेस्पेक्ट टू P, S का P के रेस्पेक्ट में, इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी हमें पता होना चाहिए. प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू Q, P का Q के रेस्पेक्ट में, इस कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए. और तीसरा Q और R का, पार्टिकल Q और R का पोटेंशियल एनर्जी हमें पता होना चाहिए. और प्लस हमें R और S का पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए. R और S का पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए. इसके अलावा दो डायगोनल कॉम्बिनेशंस भी तो बनेंगे. एक तो ये डायगोनल है, एक तो ये डायगोनल है, ये कॉम्बिनेशन बना. तो ये कॉम्बिनेशन क्या बना? P और R का बना. तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी ली जाएगी UPR. और एक कॉम्बिनेशन बना बेटा ये वाला, एक कॉम्बिनेशन बना ये वाला. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाया? SQ. ये कहलाया SQ प्लस USQ. ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और निकालिए. USP क्या होगा? ये SP. S पार्टिकल का मास स्मॉल m, P पार्टिकल का मास स्मॉल m. तो फॉर्मूले में रखिए माइनस जी, कैपिटल G तो वही रहेगा, m1 स्मॉल m है और m2 भी स्मॉल m है. ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनके बीच में स्मॉल l है. ठीक है, प्लस UPQ ये भी यही होगा भाई, डिस्टेंस भी वही है और मासेज भी दोनों के mm है, तो ये भी वही होगा. ठीक है, UQR ये भी वही होगा
क्योंकि डिस्टेंस भी वही है और मासेज भी एम है, जी एम अपॉन एल। और यू आर एस भी वही होगा क्योंकि मासेज भी स्मॉल एम है और डिस्टेंस भी एल है, तो माइनस जी एम अपॉन स्मॉल एल। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यूपीआर मतलब इस कॉम्बिनेशन का, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे भाई? ये ट्राइंगल बन रहा है एक आपका, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये एल है बेस और ये परपेंडिकुलर है एल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसका रूट होगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा भाई? जो पी आर होगा, ये जो पी आर डिस्टेंस होगा बेटा, दिस पी आर स्क्वायर बराबर होगा किसके? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। और पी क्यू कितना है? एल स्क्वायर प्लस क्यू आर भी कितना है? एल स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये कितना हो गया? 2l स्क्वायर। ये पी आर स्क्वायर का वैल्यू आया, लेकिन हमें चाहिए पी आर, तो ये कितना हो जाएगा? l√2। कितना आ जाएगा? l√2। ये l√2 आ जाएगा पी आर। सिमिलरली क्यू एस भी कितना आएगा? क्यू एस भी l√2 आएगा, क्योंकि ये l है और ये l है, तो ये वाला ट्राइंगल आप लेओगे तो ये भी l√2 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू एस भी क्या आ जाएगा? l√2। ठीक है, तो देखिए जब पी आर की बात करते हैं तो डिस्टेंस पी आर लेंगे l√2 और मासेज एम है, तो यू पी आर क्या होगा? पी आर जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू एम वन M2 और डिस्टेंस कितनी? l√2। ठीक है, ये हो गई। अब ये कॉम्बिनेशन बच गया यू एस क्यू या यू क्यू एस, कुछ भी लिखिए। इसके लिए भी क्या होगा? जी एम अपॉन l√2, ये होगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर मिल जाएगी। 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स हो गया। जी एम स्क्वायर अपॉन एल, इन चारों को ऐसे लिख दिया, और इसको लिख दिया -2 जी एम स्क्वायर अपॉन l√2। इन दोनों को ऐड किया, m इंटू एम स्क्वायर हो गया, है या नहीं? अब यहाँ से यही तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया हमारा, यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब जो कॉमन आ रहा है आप कॉमन ले लो, और सॉल्व करना है तो इसको इसमें से जो कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है? 2gm स्क्वायर अपॉन एल कॉमन आ रहा है। तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 2, और यहाँ बच गया प्लस माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा कितना? 1/√2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414। जब यहाँ रख करके इसको मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे बेटा, आप खुद कीजिएगा इस मैथमेटिक्स को, ये हो जाएगा, वैल्यू आएगी 5.41 जी एम स्क्वायर अपॉन एल। ये रिजल्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी का इस सिस्टम के लिए। तो मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या। हम जनरली क्या करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इन चार का तो निकाल लेते हैं, यहाँ तक तो लिख देते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन का भूल जाते हैं। तो इस एक तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों को भी ऐड करना है, तो इस तरीके से टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पर? पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा ये भी हमें पता करना है। अब पोटेंशियल तो फॉर्मूला आप जानते हो पोटेंशियल का, ये होता है -g इंटू स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास अपॉन r, ये होता है या नहीं? पोटेंशियल का फॉर्मूला आप ध्यान कीजिए, हमने यही निकाला था। ठीक है, जी एम अपॉन आर निकाला था, और हमें निकालना कहाँ है? इस सेंटर पर निकालना है पोटेंशियल। इस सेंटर को मैं ओ नाम दे देता हूँ, पॉइंट ओ पर पोटेंशियल चाहिए। अब पॉइंट ओ पर पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल 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 एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट ओ पर इस मिड पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, इन चारों मैसेज के कारण होगा, चारों मैसेज के कारण होगा ना। तो देखिए टोटल जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? एक तो बी एस ओ, है या नहीं? वी एस ओ,
प्लस एक होगा बीपीओ, बीपीओ, एक होगा बीक्यूओ, वीक्यूओ, और एक होगा बीआरओ, है या नहीं। चारों मास एज के कारण सेंटर पर चाहिए। तो अब देखिए ये कितना होगा, वीएसओ, एम हो गया ये, और यहां पर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, M2। वैसे तो लेने की जरूरत ही नहीं है, GM अपॉन आर है पोटेंशियल, तो ये G, कैपिटल G की जगह माइनस G कैपिटल G, और पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल r m, और ये PO डिस्टेंस कितना होगा, जब PR डिस्टेंस हमारा L√2 है, जब PR डिस्टेंस L√2 है तो इसका आधा PO किसके बराबर होगा, देखिए PO बराबर होगा OR के, होगा या नहीं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, और इस टोटल डिस्टेंस का हाफ होगा, तो कितना आएगा, L/2√2, L√2 का हाफ होगा, ठीक है, ये होगा। ऐसे ही ये डिस्टेंस यानी QO और OS ये बराबर होंगे। अब QO और OS जब बराबर होंगे तो ये भी किसके बराबर आएंगे, ये टोटल L है, तो आधा क्या हो जाएगा, ये टोटल L√2 है यहां से यहां तक, तो आधा क्या हो जाएगा, L/2√2 हो जाएगा, L/2√2 हो जाएगा, इस तरीके से, है या नहीं। तो यहां पर VSO निकालते हैं, VSO यहां पर निकालते हैं तो माइनस इसका मास हो गया M, और SO इसके कारण यहां पर पोटेंशियल माइनस GM अपॉन ये डिस्टेंस SO, कितना है SO डिस्टेंस, SO या OS एक ही बात है, L/2√2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, L/2√2 ये लिख देंगे। ऐसे ही बीपीओ भी इतना ही होगा भाई, बीपीओ भी मास तो सभी सेम है ना, और ये डिस्टेंसेज भी सेम होंगी, ये डिस्टेंसेज भी सेम होंगी, तो सबके कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीपीओ को भी इतना ही लिख सकते हैं, पार्टिकल का मास वही है, बीक्यू को भी इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है, बीक्यू को भी इतना ही लिख सकते हैं, और बीआरओ को भी इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया टोटल पोटेंशियल, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करें तो यहां लिख देता हूं मैं टोटल पोटेंशियल, V बराबर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, -4GM अपॉन L/2√2 ये आएगा, है या नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लें तो ये देखिए ये √2 से ये 2 कैंसिल होगा तो √2 आएगा और ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब V बराबर क्या आ जाएगा, -4√2 और GM अपॉन L, ये टोटल पोटेंशियल आ जाएगा सेंटर पर, ठीक है। इस तरीके से सेंटर पर पोटेंशियल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी एक अच्छा सवाल है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई, ये सॉलिड स्फीयर हैं जिनकी रेडियस बराबर है, लेकिन मास एक का m है और एक का 4m है, इसका मास कैपिटल M है और इसका मास 4 इंटू कैपिटल M है। अब इन हैव ए सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, यहां से सेंटर का सेपरेशन कितना है, 6r है, ये कितना है, 6r है, ठीक है, यहां तक दे रखा है, एस ऑन इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है। द टू स्फीयर्स आर हेल्ड फिक्स्ड, ये दोनों स्फीयर फिक्स हैं। ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ मास m, ये सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ मास m से एक प्रोजेक्टाइल जिसका मास स्मॉल m है, जो आपको ये ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, ये प्रोजेक्टाइल है जो कि इस स्फीयर की सरफेस से थ्रो किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेकेंड स्फीयर, इस सेंटर की तरफ थ्रो किया जाता है, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड, इस प्रोजेक्टाइल की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि ये प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुंच जाए, सरफेस ऑफ सेकेंड स्फीयर पर, यानी यहाँ पर पहुंच जाए, यहाँ पर पहुंच जाए। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो एन है ना, यहाँ पर ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, कैसे होगा, देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल है जिसका मास स्मॉल m है, इस पर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कैपिटल M इस स्फीयर का, और एक इस स्फीयर का लगेगा। ये स्फीयर तो इस प्रोजेक्टाइल को इधर खींचेगा और ये स्फीयर प्रोजेक्टाइल को इधर खींचेगा, यानी दोनों अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे।
भाई इस प्रोजेक्टाइल को ये जो स्फीयर है 4m मास का वो तो इधर खींचेगा, और इस प्रोजेक्टाइल को ये जो स्फीयर है वो इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। यानी एक का ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लग रहा है और एक का ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगे। भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि स्फीयर एम के द्वारा लगाया गया जिसका मास एम है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि स्फीयर जिसका मास 4m है उसके द्वारा लगाया गया है। तो एक ऐसा पॉइंट इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा जहां पर ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होंगे, और उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। तो जब मान लेते हैं कि इस पॉइंट एन पर जिसकी स्फीयर कैपिटल एम मास के स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस है, इस पॉइंट एन की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। ठीक है, जब ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6r माइनस स्मॉल आर हो जाएगी, क्योंकि ये स्मॉल आर है, यहां से यहां तक स्मॉल आर है, और ये टोटल 6r है, तो ये 6r माइनस स्मॉल आर हो जाएगी। तो देखिए एट पॉइंट एन, एट पॉइंट एट पॉइंट एन, इस पॉइंट एन पर क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा स्फीयर एम के द्वारा प्रोजेक्टाइल पर जो लग रहा है वो बराबर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम 4m ऑन दिस प्रोजेक्टाइल। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स स्फीयर एम के द्वारा इस प्रोजेक्टाइल पर लग रहा है, एम मास के प्रोजेक्टाइल पर, और ये एम मास का प्रोजेक्टाइल कहाँ है, इस स्फीयर की सरफेस पर है, इस स्फीयर की सरफेस पर है। तो इस स्फीयर के सेंटर और इस प्रोजेक्टाइल के बीच कितना डिस्टेंस होगा, इस स्फीयर की रेडियस के बराबर होगा, जो कि कितना है, कैपिटल आर है। यानी यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी इंटू कैपिटल एम, इसका मास हो गया स्फीयर का, और प्रोजेक्टाइल का मास स्मॉल एम हो गया, और डिस्टेंस कितना आ गया, कैपिटल आर। डिस्टेंस कितना आ गया, सॉरी, ये हमने कहाँ पर लिया, ये हमें डिस्टेंस दे रखा है, एन पॉइंट की बात हो रही है ना, एन पॉइंट की, कैपिटल एन पॉइंट पर, सॉरी ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें, और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है स्मॉल आर, सॉरी बेटा, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे ना, प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पर है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो जी एम एम अपॉन स्मॉल आर हो गया, और ये स्क्वायर होता है आप जानते हैं, इज इक्वल टू, ऐसे ही इस स्फीयर के कारण इस प्रोजेक्टाइल पर, जब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल होगा तो इस स्फीयर के कारण कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो उस केस में कैपिटल जी, और मास हो जाएगा 4m इसका, और प्रोजेक्टाइल का मास तो m ही रहेगा। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6r माइनस स्मॉल आर इसका होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी, है या नहीं। अब देखिए जरा, ये ऊपर तो कैंसिल हो ही गया भाई, ये कैपिटल एम है, 4 इंटू कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल हुआ, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हुआ, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हुआ। ठीक है या नहीं, तो यहाँ तो बचा 1/r², और इधर बचा 4/6r माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 6r माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू आ गया 4r²। अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो 6r माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 2r आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने पर, है या नहीं। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 6r इज इक्वल टू 3r, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस लेंगे ना, ये क्या लेंगे, प्लस माइनस लेंगे। अब ये प्लस माइनस लेंगे तो जब पॉजिटिव साइन लिया है तो ये आ जाएगा, और जब नेगेटिव साइन इसको -2r कंसीडर करोगे और इधर से जब ये जाएगा तो 6r इज इक्वल टू -r आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। यानी एक तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई -6r, और एक यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आई 2r, आई या नहीं। अब डिस्टेंस माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये पॉइंट तो इस पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो केवल ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ गया, 2r आ गया। कितना आ गया, 2r, जो न्यूट्रल पॉइंट है जहां पर दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हैं, उसका डिस्टेंस पहले स्फीयर से कितना आ गया, 2r आ गया। ठीक है, अब इस 2r डिस्टेंस तक इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से इस स्फीयर की सरफेस से इस 2r डिस्टेंस तक, यानी इस न्यूट्रल पॉइंट तक जाने में जो
जो वेलोसिटी चाहिए वो तो ये ऑलरेडी दे ही रखी है या नहीं? ये तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये वेलोसिटी एनफ है इसको यहाँ तक ले जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस वेलोसिटी से चला जाएगा। अब यहाँ जाकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो, इस प्रोजेक्टाइल की यहाँ पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हैं। तो जब यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब अब आप एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना ही क्रिएट की जा सकती है। इसका मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है पूरी तरह पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई होगी, है या नहीं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जो स्फीयर एम पर जो टोटल एनर्जी इस प्रोजेक्टाइल को मिली थी वो कितनी मिली थी। स्फीयर की सरफेस पर इस प्रोजेक्टाइल को जो टोटल एनर्जी मिली है ना, टोटल एनर्जी जिसको मैं कह सकता हूं टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम कितनी होगी। टोटल एनर्जी की यदि मैं बात करूं, टोटल एनर्जी इनिशियल की यदि मैं बात करूं, इनिशियली टोटल एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी तो इतनी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि वी वेलोसिटी थी तो काइनेटिक एनर्जी तो इतनी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी एक तो इस स्फीयर के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये स्फीयर की सरफेस पर था प्रोजेक्टाइल शुरुआत में, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल जी, m1 का मतलब स्फीयर का मास और m2 का मतलब प्रोजेक्टाइल का मास, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कितनी, कैपिटल आर। ये तो इस स्फीयर के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब दूसरी इस स्फीयर के कारण भी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस स्फीयर के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी, वो होगी माइनस जी, और मास कितना है 4m, है या नहीं? और दूसरे इस प्रोजेक्टाइल का मास कितना है एम, स्मॉल एम, अपॉन डिस्टेंस कितनी है इस प्रोजेक्टाइल की। अब देखिए जरा, यहाँ इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना है 6r है, और यहाँ से यहाँ तक है r, तो कितनी डिस्टेंस बची यहाँ सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 5r बची ना भाई, ये r हो गया। यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर तक डिस्टेंस है 6r, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अब ये प्रोजेक्टाइल है कहाँ, यहाँ इस सरफेस पर है, तो स्मॉल ये जो कैपिटल आर है ये माइनस करेंगे 6r में से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी हुई 5r। ये टोटल इनिशियल एनर्जी होगी प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। लेकिन एट पॉइंट एन की यदि मैं बात करूं, पॉइंट एन पर यहां जाकर के प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी तो हो जाएगी जीरो, हो जाएगी या नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी नहीं, तो पॉइंट एन पर जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, है या नहीं? और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट एन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके कारण ये कैपिटल आर है, ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, और ये स्मॉल आर हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया 2r, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस 2r है। यानी इस स्फीयर जिसका मास m है इसके कारण जो पॉइंट एन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी, है या नहीं भाई? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2r, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, माइनस इस स्फीयर के कारण जहाँ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी 4m इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितनी, जब ये 2r है, ये 2r है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची 4r बची, है या नहीं? टोटल 6r है इसलिए ये 4r बची, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एच पर लिख लीजिए, एच पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर होगा ये फाइनल टोटल एनर्जी के, है या नहीं? इसके बराबर होगा। तो इनिशियल को लिखो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ये कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर माइनस कैपिटल जी, ये 4 भी है तो 4 को पहले लिख लो, और कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 5r बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा ये जी एम एम अपॉन 2r माइनस 4g स्मॉल कैपिटल एम है बेटा, ये एक कैपिटल एम आएगा, ठीक है, स्मॉल एम अपॉन 4r, ये कैपिटल एम स्मॉल एम में अंतर ध्यान रखना, ये आ गया।
अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, ठीक है। ये स्मॉल एम तो थ्रू आउट इक्वेशन कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब बचा क्या, वी स्क्वायर अपॉन टू तो यहाँ बचा, वी स्क्वायर अपॉन टू तो इधर बचा, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन कैपिटल आर और जी एम अपॉन 5 आर। तो माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर इधर से कॉमन ले लो और ये बचेगा 1, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर कॉमन लिया तो 1 प्लस 4/5 हो गया, इधर बचा, इज इक्वल टू ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस जी एम अपॉन 2 आर, ये, और इसको कॉमन ले लिया तो 1, और ये कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका ये 2 आर कॉमन लिया ना आपने, तो टू 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 यहाँ पर बचेगा, 2 कॉमन ले रहे हो तो है या नहीं, टू टू बचेगा ना बेटा। जी एम अपॉन 2 आर आपने कॉमन लिया, जी एम अपॉन 2 आर, ठीक है। जी एम अपॉन 2 आर कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचेगा, 1 ही बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 1 बचेगा इधर, ठीक है। ये बचेगा, ठीक है। जी एम अपॉन 2, वैसे तो ये कैंसिल हो ही गया, ये कैंसिल भी तो हो रहा है, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, 4 जी एम अपॉन 2 आर कॉमन लेंगे तो ये 2 आ जाएगा फिर यहाँ, है ना। जी एम अपॉन, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, तो जी एम अपॉन 2 आर जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया 1 प्लस 2 यानी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये इधर क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन देखिए, वी स्क्वायर अपॉन 2 तो इधर आया, और ये 9/5 जी एम अपॉन आर, ठीक है। और इसको मैं इधर ले जाऊं और ये 3 है, तो बराबर 3 GM/2 R, और इधर से आएगा बेटा ये 9/5 ना, 9/5 GM/R प्लस 9/5 GM/R, ये m है बेटा, m, ठीक है। ओहो दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको, चलिए मैं अलग से बताता हूँ इसको, अलग से सॉल्व करता हूँ, अलग से सॉल्व करता हूँ। देखिए जरा इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो वी स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया, माइनस ये हो गया 9/5 GM अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू, ठीक है। ये भी कैंसिल कर दो, ये लिख रहा हूँ मैं वी स्क्वायर अपॉन 2, इसमें से ये कॉमन लिया तो ये 9/5 इधर वाला टर्म हो गया, और यहाँ पर माइनस जी एम अपॉन आर कॉमन ले लो, माइनस जी एम अपॉन आर कॉमन लिया यहाँ, तो 1/2 यहाँ बचा, 1/2, और यहाँ बचा आपका कुछ नहीं, +1 बचा, क्या बचा +1 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 2, और ये बराबर आ जाएगा, ये 9/5 को आप राइट साइड में ले जाइए इतना, और ये हो जाएगा आपका 3/2, तो 3/2 GM/R इतना आ जाएगा। अब इसमें देखिए जरा और सॉल्व करें, वी स्क्वायर अपॉन 2 और GM/R को आप कॉमन ले लीजिए, और 9/5 माइनस 3/2, ये बचेगा 9/5 माइनस 3/2, ठीक है, यही आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, 5 2 10, और ये 2 18, और ये 5 15, ठीक है। और ये 3/10 आएगा, कितना आएगा 3/10, GM/3/10 आ रहा है, 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 1/2 प्लस 1, एक बार देख लो, हाफ एम बी स्क्वेयर माइनस GM/R, और माइनस 4 GM/5R, 4 GM/5R, ठीक है, माइनस GM/2R,
और माइनस जी एम अपॉन आर। तो v, इसमें से मैंने हाफ वी स्क्वायर लिखा, वी स्क्वायर अपॉन 2 लिखा, ठीक है। और ये जी एम अपॉन आर मैंने कॉमन ले लिया, माइनस के जी एम अपॉन आर कॉमन लेंगे तो 1+4/5 बचेगा, और ये आएगा 9/5 जी एम अपॉन आर, ठीक है। और इधर से जी एम अपॉन आर कॉमन लिया, माइनस के जी एम अपॉन आर कॉमन लेंगे तो 1/2 + 1 आएगा, ये आएगा 3/2, है ना, 3/2 आएगा। और ये माइनस के होंगे और ये इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जी एम अपॉन आर कॉमन आ गया, ये वी स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, ठीक है ये। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, वी स्क्वायर बराबर 2gm अपॉन आर, और यहाँ बचेगा 3/10। अब ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो gm अपॉन आपका आ जाएगा 3 तो रहेगा ही ऊपर, 2 से ये 10 कैंसिल होगा तो 5r, ये वी स्क्वायर का वैल्यू आएगा। और यहाँ से v निकाल लोगे कितना आ जाएगा, √3 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 5r, ये v आ जाएगा, ये v आ जाएगा। तो यदि हमें इस स्फीयर का मास कैपिटल M पता है और कैपिटल G की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, और इसका रेडियस का न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, कैपिटल M पता हो, तो इस स्फीयर की सरफेस से इस प्रोजेक्टाइल को कितनी v की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस वेलोसिटी से आपको इस प्रोजेक्टाइल को इस स्फीयर की सरफेस से थ्रो करना होगा। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की 8.5 की। 8.5 में क्या कह रहा है, द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स। द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स, मार्स के 2 मून होते हैं, फोबोस एंड डीमोस। फोबोस हैज ए पीरियड ऑफ 7 hours 39 minutes, और 7 hours 39 minutes को मिनट में लिखें तो 7 hour का मतलब कितना मिनट होता है, 7 hour का मतलब होता है 420 मिनट प्लस 39 मिनट, तो ये हो गया 459 मिनट। मिनट में निकाल लिया हमने, 459 मिनट पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया। और ऑर्बिटल रेडियस इतना है, ये 10⁻³ है, 10⁻³, 9.4 × 10⁻³, ठीक है। ये वैल्यू किलोमीटर में है, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स, नंबर 1। तो कैसे सॉल्व करें इसको, मास ऑफ मार्स कैसे निकालें। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया हुआ है टाइम पीरियड के लिए, किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन बताया हुआ है। और उस टाइम पीरियड के डेरिवेशन में मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवाया था, ध्यान हो तो, और वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जस्ट ए मिनट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये देखिए ये था, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था t = 2π√r + x/g, और जब x 0 ले लेते हैं तो t = 2π√r/g आता है, ठीक है या नहीं, t = 2π√r/g आता है। तो देखिए सिंस टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है, √r/g। अब इसमें यदि आप स्क्वायर कर दें तो t² = 4π² r/g आ जाएगा, ठीक है या नहीं। लेकिन हमें तो मास चाहिए, तो स्मॉल g को हम लिखते हैं क्या, स्मॉल g को हम gm/r² लिख सकते हैं, ठीक है या नहीं। तो t² बराबर क्या हो जाएगा, 4π² कैपिटल R/gm/r²। तो r² नीचे है तो ऊपर जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से कैपिटल M हम निकाल सकते हैं, यही तो मास होगा किसका, मून का। ये मास सरफेस ऑफ मून पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बता रहा है या नहीं। आपको निकालना क्या है, निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। तो टाइम पीरियड इतना होता है मार्स का, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए, मास ऑफ मून किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ मून ये हो जाएगा 4π² r³ कैपिटल G × t², कैपिटल G × t²। अब देखिए जरा, 4 पाई का वैल्यू कितना, 3.14 होल स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू हमें दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है, ऑर्बिटल रेडियस ये रही
9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, तो ये 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो 9.4 इंटू 10⁻, आप कह सकते हो 6, इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है, अपॉन कैपिटल जी की वैल्यू आप जानते ही हैं। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये होती है। और टी टाइम पीरियड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 आवर्स 39 मिनट फोवोस का। तो कितने मिनट हो गए, 459 मिनट। और 459 मिनट को यदि हम सेकंड में बदलें, 459 मिनट को यदि हम सेकंड में बदलें तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, और इसका होल स्क्वायर। जब इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ मून जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 6.48, इस मैथमेटिक्स को आप खुद कीजिएगा, इतना किलोग्राम आ जाएगा मास ऑफ मून। ठीक है, ये इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैंने मिनट को 60 सेकंड में बदल लिया है। ठीक है, क्योंकि 450 मिनट है, तो 450 मिनट का सेकंड में कितना होगा, 459 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। इस तरीके से लिख लिया इसको। ठीक है, चलिए, एक बात ये हो गई, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 हो गया ये। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, एज्यूम दैट द अर्थ एंड मार्स मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ और मार्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, अर्थ और मार्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं सन के चारों तरफ। ये सन है और सन के चारों तरफ ये अर्थ मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, और ये मार्स मूव कर रहा है। ठीक है, ये मार्स है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। विद द मार्सियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। जो मार का ऑर्बिट है वो 1.52 टाइम्स है द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी मार्स इधर की तरफ इन्होंने माना है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर इन डेज। डेज में मार्शियन ईयर का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पर केपलर थर्ड लॉ लग जाएगा बेटा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, केपलर थर्ड लॉ के इंटू आर क्यूब होता है। ठीक है, के इंटू आर क्यूब, अब के को कांस्टेंट है तो 1 मान लो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब ऐसे लिख सकते हो। अब इसको टी को मून के लिए लिखें, मून के लिए टाइम पीरियड का स्क्वायर लिखें तो मून की रेडियस ली जाएगी, है या नहीं। मून और सॉरी मून नहीं, मार्स के लिए लिखें तो मार्स और सन का रेडियस, मार्स और सन के बीच का डिस्टेंस लिया जाएगा। और जब इसको लिखते हैं हम अर्थ के लिए, जब इसको हम लिखते हैं अर्थ के लिए, ये क्यूब है बेटा, अर्थ के लिए लिखते हैं तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस लिया जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां से आप आराम से इनसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दो, टी एम स्क्वायर अपॉन टी ई स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा आर एम एस अपॉन आर ई एस, और दोनों की पावर होल क्यूब, यही तो आएगा। ठीक है, अब लेकिन निकालना क्या है, हमें टी एम निकालना है। तो टी एम निकालने के लिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टी ई आर एम एस अपॉन आर ई एस होल रेज टू द पावर 3/2। अब अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो लगभग कितना है, 365 डेज है। जानते हैं आप इस बात को, अर्थ का टाइम पीरियड। और ये जो रेशो आता है बेटा, मून और सन के बीच का डिस्टेंस और अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस का रेशो आप ध्यान रखिएगा, 1.52 आता है। ये रेशो आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मून और सन के बीच का डिस्टेंस और अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस का रेशो 1.52 होता है होल रेज टू द पावर 3/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 684 डेज, इतना आ जाएगा। यानी मार्स का जो ये टाइम पीरियड होगा वो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 684 डेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल जो हमारा है 8.6 क्या कह रहा है, वेइंग द अर्थ
यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा। जी का वैल्यू दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है, इतनी है, ये 10⁻6 है बेटा। द डिस्टेंस टू द मून ये 10⁸ है, 10⁸ है ये, ठीक है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रिवोल्यूशन इज 27.3 days। ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ, अर्थ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एम ई निकालना है, इसको एम ई ऐसे लिख दीजिए, एम ई इन टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीके से मास ऑफ अर्थ निकालना है। तो देखिए एक तरीका तो इसका ये क्या हो जाएगा, एक तरीका तो सिंपल सा है, सिंस जी इज इक्वल टू अर्थ की जब हम बात करते हैं तो ये होता है अपॉन आर ई क्यूब होता है, वो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से निकल जाएगा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ निकालना है ना, तो एक तो ये निकल गया, ये लीजिए अपॉन कैपिटल जी। अब जी का वैल्यू 9.81, ठीक है, ये दे रखा है। रेडियस ऑफ अर्थ ये भी दे रखा है क्वेश्चन में, 6.37 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, आप जानते हो 6.67 इंटू 10⁻11 ये होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप जो मास आएगा वो आ जाएगा इतना, लगभग 24 किलोग्राम, ठीक है, अर्थ का मास इतना आ जाएगा, ठीक है। ये मास आ गया एक तरीके से। दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से। जो मून है वो सैटेलाइट है किसका, अर्थ का, ठीक है। मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है। तो जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया 2π√r/g, जहां पर स्मॉल जी क्या लेंगे आप, कैपिटल जी, कैपिटल एम, ये मास ऑफ अर्थ लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, है या नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2π√r/e, ये भी आर ई है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आर ई अपॉन स्मॉल जी की जगह रखें कैपिटल जी, कैपिटल एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो आर ई क्यूब हो जाएगा, ये आर ई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा इस तरीके से, आर ई क्यूब अपॉन जी एम ई, ये आ जाएगा। अब यहाँ से एम ई निकाल लें हम तो 4π² आर ई क्यूब तो एक तरफ हो गया, है या नहीं, ये हो गया, अपॉन t² इंटू जी यहाँ हो गया, g इंटू t² हो गया। अब इन सब की वैल्यूज आप जानते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू इतनी होती है, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे ही रखा है, और किसका, सेमी मेजर एक्सिस, यानी आधा लेना पड़ेगा ना हमें, क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 3 कितना, हाँ सॉरी दे रखा है क्या हमें क्वेश्चन में, हाँ दे रखा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है, द डिस्टेंस टू द मून, ये डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस ली जाएगी ना, ये डिस्टेंस ली जाएगी आर ई एम, आर ई एम, अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है आर ई एम, ठीक है, आर ई एम, आर ई एम, ठीक है। और ये हमें दे रखा है आर ई एम, ये दे रखा बेटा, ठीक है, ये दे रखा है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये डिस्टेंस दे रखा है, द डिस्टेंस टू द मून इतना है, ठीक है, मून का डिस्टेंस इतना है, तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, 3.84 इंटू 10⁻8, और ये होल क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय जी, कैपिटल जी कितना, अब मून सरफेस हो चाहे कोई हो, जी कैपिटल जी तो इतना ही रहेगा। और ये कितना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड देखो ये दे रखा 27.3 डेज। अब 27.3 डेज हैं, तो 27.3 डेज हैं, अब वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो ये तो आवर्स में बदल गया इसको, और इसको बदलना है हमें सेकंड में, तो 27.3 इंटू 24, अब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, फिर इसको सेकंड में बदलना है तो 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड आ जाएगा, ये होगा ना टाइम पीरियड 6 सेकेंड में।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर आप लिखेंगे 27.4 इंटू 24 इंटू 60 और इसका क्या होल स्क्वायर, ये टाइम पीरियड का स्क्वायर आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 10⁻24 किलोग्राम। अब देखिए ये जो मास ऑफ अर्थ इस तरीके से हमने निकाला टाइम पीरियड के फॉर्मूले से, और ये जो निकाला दोनों लगभग एक दूसरे के आसपास हैं, है या नहीं? दोनों लगभग एक दूसरे के आसपास हैं भाई, लगभग 1% से भी कम का डिफरेंस है, तो दोनों लगभग एक दूसरे के आसपास हैं। तो इस तरीके से हम दो अलग अलग तरीके से मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। एक मून से अर्थ का डिस्टेंस लेकर के ये टाइम पीरियड निकाला तो इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और एक एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले फॉर्मूले से हमने मास ऑफ अर्थ निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दो क्वेश्चन और हैं हमारे। 8.7 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द कांस्टेंट के ऑफ इक्वेशन 8.38। 8.38 मतलब 8.38 में बता देता हूँ आपको, के का वैल्यू है 4 पाई अपॉन, ये आपको गिवन है GME, ठीक है, ये के का वैल्यू है, और ये है 10⁻5 किलोमीटर, ठीक है, और ये है 10⁻−13 सेकेंड स्क्वायर मीटर पर मीटर क्यूब, ये है के का वैल्यू, ठीक है बेटा। चलिए के का ये फॉर्मूला है। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, एक्सप्रेस द कांस्टेंट के इन डेज एंड किलोमीटर, डेज और किलोमीटर में बदलना है, डेज और किलोमीटर में बदलना है, तो ये तो सिंपल सा है, इसको कन्वर्ट ही तो करना है केवल, ठीक है। द मून इज एट ए डिस्टेंस दिस फ्रॉम द अर्थ, ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन डेज, तो टाइम पीरियड निकालना है, पहले तो इसको किस में बदल लो, डेज और किलोमीटर में बदल लो। तो के का जो वैल्यू दे रखा है 10⁻−13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब दे रखा है। अब देखो 10⁻−13 को तो एज इट इज लिख दिया, अब डेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे भाई, 24 इंटू 60 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किस में बदल गया, डे में बदल गया, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, एक सेकंड में इतना दिन होता है, ठीक है। वैसे ही पर मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब है तो पर मीटर क्यूब है तो 1/मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को आप किलोमीटर में बदलोगे तो 10⁻³ किलोमीटर, है या नहीं, 10⁻³ किलोमीटर होल क्यूब, यही तो आएगा, 10⁻³ किलोमीटर होल क्यूब, ये आ जाएगा, ये किलोमीटर में बदल गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10⁻13 और ये हो जाएगा आपका 1/24 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 होल स्क्वायर है ना, तो डे स्क्वायर हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका 1/10⁻³ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -9, कितना हो जाएगा -9, और ये किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, तो पर किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पर किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग, इसको जब सॉल्व करोगे आप मैथमेटिक्स को तो इतनी वैल्यू आएगी डे स्क्वायर और पर किलोमीटर क्यूब, इस तरीके से इसको बदल सकते हैं, तो सिंपल कन्वर्जन करना है। अब दूसरा जो है वो मेन है, ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन डेज, यदि मून की डिस्टेंस, द मून इज एट ए डिस्टेंस दिस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इतनी डिस्टेंस पर है, तो देखिए जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है, अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला अभी अभी तो मैंने बताया था, T इज इक्वल टू हमने निकाला था 4T² इज इक्वल टू 4 पाई² आर, ये अर्थ से मून का डिस्टेंस है, ठीक है, इसका क्यूब था, और डिवाइडेड बाय G इंटू मास ऑफ अर्थ था, ठीक है। तो T निकालना है, तो T निकालने के लिए ये 2 पाई और REM और 3/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय √G इंटू ME हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दो, किसकी, पाई की वैल्यू 3.14, REM हमें दे रखा है, ये वाला वैल्यू कितना दे रखा है 3.84 इंटू 10⁻⁴ ये REM है, और कैपिटल G का वैल्यू हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है,
और m मास ऑफ अर्थ भी हम जानते हैं 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, ये सब जब यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज को, तो जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा लगभग 27.3 डेज, इतना टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। चलिए अब एक लास्ट सवाल जो इसमें है 8.8 क्या कह रहा है, ए 400 किलोग्राम सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE। ये 2 इंटू RE ऐसे है, सब स्क्रिप्ट में है। अबाउट द अर्थ हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 4 RE। 4 RE एक 400 किलोग्राम का सैटेलाइट है, ये मान लीजिए ये ऑर्बिट है सैटेलाइट की और ये रेडियस है 2 RE, और यहाँ पर ये सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट का जो मास है वो 400 किलोग्राम है। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू सर्कुलर ऑर्बिट, इसको ट्रांसफर करना है एक सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस कितना है, ये सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE, कितने रेडियस के लिए 4 RE के लिए ट्रांसफर करना है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE। ठीक है, 4 RE के सर्कुलर ऑर्बिट में इसको भेजने के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट में भेजने के लिए इसको कितना एनर्जी की जरूरत होगी और क्या चेंज आएंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज में। तो देखिए देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो आपका टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R, जहाँ कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है और स्मॉल m सैटेलाइट का मास है और R जो है उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर यदि मैं लिखूँ इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी होगी, यदि टोटल एनर्जी को मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियल जो टोटल एनर्जी होगी I इनिशियल EI कितनी होगी माइनस कैपिटल G, और मास कितना है यहाँ पर, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M क्या है मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m क्या है मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, और डिस्टेंस कितना 4 RE, कितना सॉरी 2 RE, शुरुआत में कितना है 2 RE, तो 2 इंटू 2 RE, 2 इंटू 2 RE ये हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -GME स्मॉल m अपॉन 4 RE, ये वैल्यू आ जाएगी इनिशियल टोटल एनर्जी की। अब जब इसको हमने सेट कर दिया, किस में ट्रांसफर किया 4 RE रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में, जब 4 RE रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में सेट किया है तो कैपिटल G रहेगा, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ वही रहेगा और मास ऑफ सैटेलाइट भी वही रहेगा, और 2 की जगह 2 रहेगा और R की जगह क्या आ जाएगा 4 RE, तो 4 RE आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से E फाइनल जो निकल के आएगा वो GME स्मॉल m अपॉन 8 RE ये निकल के आएगा। ठीक है, अब जो चेंज आएगा एनर्जी में, टोटल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे। अब फाइनल ये है और इनिशियल ये है, तो जब दोनों वैल्यूज को रखोगे डेल्टा E बराबर फाइनल का मतलब -G कैपिटल M स्मॉल m, ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है 8 RE, और फिर माइनस है इनिशियल एनर्जी, तो ये प्लस हो जाएगा G इंटू कैपिटल ME, प्लस क्यों हुआ ये माइनस है। ठीक है, इनिशियल में माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये 4 RE। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 RE तो आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, और इंटू GMEM ये आ गया आपका कॉमन। अब 8 RE जब आप एलसीएम लेंगे तो -1 तो यहाँ और यहाँ +2, तो +1 आएगा, क्या आएगा +1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली इतना, यानी ये कितनी वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी में जो चेंज आया वो इतना आ जाएगा 8 RE, ये टोटल एनर्जी में चेंज को बताएगा। ठीक है, ये टोटल एनर्जी में चेंज आ गया। अब जब टोटल एनर्जी में चेंज, अब यहाँ पर आप वैल्यूज रखो, कैपिटल G की वैल्यू रखो, है ना, कैपिटल G की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये रखेंगे, और मास ऑफ सैटेलाइट कितना है 400, और मास ऑफ अर्थ आप जानते ही है कितना 6 इंटू 10⁻6 अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू
नो 6 इंटू 10⁻24 इतना है मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ सैटेलाइट 400 किलोग्राम है। और 8 रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी में जो चेंज आएगा जूल के अंदर 3.13 इंटू 10⁹ जूल आ जाएगा। ये टोटल एनर्जी में चेंज हमने निकाल लिया। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं बताऊं आपको, यहीं पर लिख दूं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R, ये होता है। और ये कितना था? माइनस। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस काइनेटिक एनर्जी। या फिर हम कहें काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी आपने ऑलरेडी निकाल ली है, तो 3.13 इंटू 10⁹ जूल, ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी तो जो है जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डबल होता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है, तो इसका डबल कर दें काइनेटिक एनर्जी का, ये माइनस में है और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका डबल करो 6.26 इंटू 10⁻9 जूल, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस तरीके से ये सारे चेंजेस हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ये सब आपको पता होने चाहिए जो कि मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है। तो ये थे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर से आप खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।